हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो हमने शुरू किया है एम फार्मा का सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट जो है स्पेक्ट्रल एनालिसिस या फिर एडवांस स्पेक्ट्रल एनालिसिस। तो इसके हम जो 5 पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं यूनिट फर्स्ट के। अभी ये यूनिट फर्स्ट का आपका 6th पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे ATR IR इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो IR तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है, इंफ्रारेड रिएक्शंस। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है ATR मतलब एटेन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस। तो एटेन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस क्या होता है? एटेन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वेयर इंफ्रारेड लाइट एंड सैंपल इंटरेक्ट ओनली एट द पॉइंट वेयर IR लाइट इज रिफ्लेक्टेड। मतलब जो एटेन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस होता है वो किस पे बेस्ड होता है? टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शंस पे, जिसमें क्या होता है इंफ्रारेड लाइट या फिर और सैंपल इंटरेक्ट जो होता है, मतलब जैसे इंफ्रारेड लाइट आपने डाली एक साइड से किस पे? सैंपल पे, तो वो इंटरेक्ट कहाँ पे करते हैं? उस पॉइंट पे जहाँ पे IR लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, अगर आप IR लाइट डालेंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगी ही करेगी। तो ये कहाँ पे करता है एटेन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस? जहाँ पे IR वाली जो लाइट है, जो पॉइंट बन रहा है वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ से आपने IR रिफ्लेक्ट कराई, IR को यहाँ से आपने इंसिडेंस दिया और यहाँ से ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये इस साइड आ गई। तो ये पॉइंट क्या हुआ? ये हुआ। ठीक है, यहीं से तो इसने अपना जो रिफ्लेक्टेंस है वो शो किया, तो हमारा पॉइंट क्या बनेगा? ये वाला। फिर इसके बाद देखते हैं इसमें क्या होता है मिनिमल और नो सैंपल प्रिपरेशन, मतलब या तो बहुत कम या फिर बिल्कुल भी सैंपल प्रिपरेशन नहीं होती है। फिर देखते हैं इसका प्रिंसिपल। सैंपल इज इन कॉन्टैक्ट विद ATR क्रिस्टल्स। जो सैंपल होता है वो ATR क्रिस्टल्स के कॉन्टैक्ट में होता है। द IR रेडिएशन ट्रेवल्स थ्रू द क्रिस्टल्स। जो IR रेडिएशन है वो किसके द्वारा ट्रेवल करती है? क्रिस्टल के द्वारा। और इंटरेक्ट विद द सैंपल, इंटरेक्ट किससे करती है? सैंपल से। ठीक है, जो कि किसके कांटेक्ट में होता है? ATR क्रिस्टल के कांटेक्ट में होता है। इंफ्रारेड सैम्पलिंग मेथड कितने टाइप के होते हैं? मतलब जो इंफ्रारेड है उसको आपको सैंपल में डालना है तो आप कैसे करोगे? तो 2 मेथड होते हैं उसके लिए, पहला है ट्रांसमिशन और दूसरा है इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं वाई ATR, मतलब ATR जो है वो यूज़ क्यों कर रहे हैं हम? IR भी यूज़ कर सकते हैं या और भी मेथड्स हैं उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ATR ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो ATR जनरली अलाउज लिटिल और नो सैंपल प्रिपरेशन, जो कि हमने पहले देखा यहाँ पे, वो क्या करती है? या तो बहुत कम या फिर बिल्कुल भी सैंपल प्रिपरेशन नहीं दिखाते हैं, जिसकी वजह से जो सैंपल का हमें एनालिसिस करना है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर कोई सैंपल बना है तो उसको हमें एनालिसिस भी तो करना होगा ना। फिर है इट अलाउज़ वेरी थिन सैम्पलिंग पाथ लेंथ। तो ये क्या करता है? जो सैम्पलिंग पाथ लेंथ है उसको बहुत पतला मतलब दिखाता है। एंड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द IR बीम इनटू द सैंपल। तो जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होती है IR की उसको भी बहुत थिन दिखाता है। यूज़फुल फॉर सैंपल्स दैट आर टू थिक। जो भी सैंपल बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस रे स्प्लिट्स इनटू 2 रेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होता है तो हमारा इंसिडेंट रे क्या होता है? 2 जगहों में स्प्लिट्स हो जाता है, मतलब 2 रेज में स्प्लिट्स हो जाता है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बनता है? 90 डिग्री। फिर है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा तो ये क्या होता है? इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंक्रीज। मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल C। फिर है एंगल ऑफ इंसिडेंस कंटिन्यूस टू इंक्रीज नो रिफ्रैक्टेड रेज। अगर इंसिडेंस कंटिन्यूस ग्रो करेगा या फिर कंटिन्यूस इंक्रीज होगा तो यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्टेड रे नहीं बनेगी। और अगर वो इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा था? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज कर रहा था, लेकिन ये एक टाइम पे आके रुक जाएगा। पर अगर यहाँ पे ये कंटिन्यूसली ग्रो करेगा तो जो आपकी रिफ्रैक्शन है वो नहीं बनेगी। Therefore, if angle of incidence more than critical angle, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? द लाइट रेज टोटली रिफ्लेक्टेड इनसाइड। तो जो लाइट रे होगी वो अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रिफ्लेक्शन।
फिर है व्हाट इज़ ATR। तो ATR क्या होता है, अब ये आपका पूरा एक आप डायग्राम बना के आ सकते हो एग्ज़ाम में जब ये लिखने को आएगा, तो इससे क्या होगा कि आपका जो इम्प्रेशन है वो थोड़ा सा अच्छा पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, एवेंसेंट वेव। एवेंसेंट वेव क्या होती है अभी ऊपर देखेंगे। यहाँ से हमने सैंपल डाला, ये है हमारे क्रिस्टल्स, जो कि हमने यहाँ पढ़ा था, इसमें हमने देखा था ना सैंपल किसके कॉन्टेक्ट में होता है, ATR के क्रिस्टल्स में। ठीक है, यहाँ से हम अपनी इंफ्रारेड बीम जो है उसको एंटर कराएंगे और यहाँ से हमारी ये एग्जिट हो जाएगी। अब देखते हैं एवेंसेंट वेव क्या होती है। एन एवेंसेंट वेव इज़ ए पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो एवेंसेंट वेव क्या है, पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर फील्ड है हुज इंटेंसिटी क्विकली डिकेज एज इट मूव्स अवे फ्रॉम इट्स सोर्सेज। अगर उसको उसके सोर्सेज से दूर कर दिया जाएगा तो जो उसकी इंटेंसिटी है वो बहुत जल्दी कम होती जाएगी। ठीक, एंड एवेंसेंट बीम्स इंटरेक्ट्स विद द सैंपल, सैंपल एब्जॉर्व एनर्जी। तो जो एवेंसेंट बीम होता है वो क्या करता है, सैंपल से इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से सैंपल क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्व करता है। और एनर्जी एब्जॉर्व करेगा तो हमारी जो रिएक्शन या जो भी हम देखना चाहते हैं वो हम देख पाएंगे। दस देयर इज़ रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव रीचिंग द डिटेक्टर। तो क्या होगा, जो इंटेंसिटी है, जो रिफ्लेक्शन हमारी निकली है, रेज जो रिफ्लेक्ट करी है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी और उसके बाद वो कहाँ पहुँचेगी, हमारे डिटेक्टर्स के पास। फिर है मटेरियल यूज फॉर मेकिंग ATR क्रिस्टल्स। तो ATR क्रिस्टल के लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ होते हैं, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, AMTIR या फिर ZnSe और या फिर डायमंड। और ये मैंने छोटा सा आपको एक बना के दिखा दिया है, अगर आप इसको पेपर में बना के आना चाहते हैं तो बना के आ सकते हैं, लेकिन अच्छे से थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने ऐसे ही बना दिया, तो इसमें आपको क्या दिखाना है, शो करना है। यहाँ पे हमने ये डायग्राम बना के ये दिखा दिया एवेंसेंट वेव। तो यहाँ हमारी एवेंसेंट वेव आएगी, यहाँ से हमने इंसिडेंट बीम को डाला, यहाँ से हमने रिफ्लेक्ट किया, ये हमारा सैंपल है, ये हमारा ATR क्रिस्टल है। ये सेम ऐसे ही है जैसे ये है, इसको हमने बड़े फॉर्म में दिखा दिया है, ये हमारा छोटे फॉर्म में। ठीक है, इट यूटिलाइजेज द फिनोमिनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या यूटिलाइज करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ हमने देखा था। ठीक है, इस लाइन में हम समझ गए कि इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। फिर इसके कंडीशंस क्या होते हैं, सैंपल मस्ट बी डायरेक्ट इन कांटेक्ट विद ATR क्रिस्टल। जो सैंपल है वो किसके कांटेक्ट में होना चाहिए, ATR क्रिस्टल के। अभी हमने पीछे भी देखा था, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रिस्टल मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ सैंपल। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्रिस्टल की वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए, सैंपल से ज़्यादा होनी चाहिए। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पेक्ट्रम। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो स्पेक्ट्रम को अफेक्ट करते हैं, ये सारे हैं, आप इनको लिख सकते हो, लेकिन कुछ इनमें से कुछ मेन ही हैं जो हम देखेंगे या फिर जो आपको पेपर में लिख के आने हैं। तो इसमें पहला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रिस्टल्स एंड सैंपल्स। Refractive index of the crystal and sample are important consideration in the ATR sampling technique by virtue of following equation। ये इक्वेशन आप याद करें या फिर आप इस ईजी है, याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप ज़रूरी लिख के आएँ, क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है, अगर आप इक्वेशंस लिख के आते हैं ना तो इम्पैक्ट और ज़्यादा अच्छा पड़ता है। फिर है द क्रिस्टल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन crystal angle when the angle of reflection becomes equal to 90 degree and Snell's law reduced। ये वही है जो हमने यहाँ देखा है। ठीक है, इस लाइन में फिर से वही इक्वेशन आपको लिख देनी है। उसके बाद है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द IR बीम इनटू सैंपल। Further useful consideration for ATR analysis is the depth of penetration of the ATR beam into the sample। इसकी इक्वेशन ये रही। उसके बाद है इफेक्टिव पाथ लेंथ। तो यहाँ पे आपको वही डायग्राम बना देना है जो हमने पहले अपना इसमें देखा था, मटेरियल यूज फॉर मेकिंग ATR क्रिस्टल्स।